तो दोस्तों चलिए इनको हम ट्रिग्नोमेट्री यानी जो समकोण त्रिभुज है इनके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद हम इनके त्रिकोणमितीय अनुपात को देखेंगे, उसके बाद हम पुनः फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ क्या है कि ये हम एक समकोण त्रिभुज बना ली है, समकोण त्रिभुज ए बी और सी। आशा है आप इनको समझते होंगे, पहले से भी जानते हैं इनके बारे में। लेकिन अब अगर हम इसमें 3 कोण होते हैं और जिसमें एक कोण हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्या होगा, 90 का होगा, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 का, है ना। अगर हम 90 की बात कर रहे होते हैं तो हमारे एग्जाम्पल क्या होना चाहिए कि हम 90 कब कहेंगे। तो दोस्तों अगर हम आपको बताएं कि हम जो है ये पृथ्वी के साथ हम जो खड़े हैं वह लंबवत खड़े हैं, परपेंडिकुलर खड़े हैं। जब परपेंडिकुलर हम पृथ्वी के साथ खड़े हैं इसका मतलब हमारे और पृथ्वी के साथ जो कोण बन रहा है वह 90 डिग्री कोण बन रहा है। जैसे क्या ये बोर्ड लगा हुआ है, आपको दिख रहा है क्या। अगर हम बोर्ड को अगर हम मान लेते हैं इसमें मार्कर रख लेते हैं तो ये बोर्ड और मार्कर के साथ जो कोण बन रहा है वह हो जाएगा 90 का, मतलब एक दूसरे में परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं उन दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 है। तो आप अगर यहाँ देखना चाहोगे तो यहाँ क्या है कि ए यानी बी सी जो भुजा है वह और ए बी जो भुजा है इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वह हो जाएगा कितना का, 90 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, लंब है। तो इनको आसानी से हम 90 कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें 3 भुजा है तो इसमें हमें तीनों भुजा का अलग अलग नाम होगा, उनके बारे में जानना है कि कौन भुजा का कब क्या नाम हो सकता है और किसके आधार पर इनको नाम को रखा जाएगा। तो हम एक सबसे पहले एक बात बताना चाहते हैं कि इनमें 3 कोण हैं और किसी एक कोण को हमें फिक्स मान करके चलना पड़ेगा कि हम इन कोण के साथ तुलना करें किसी भुजाओं को। जैसे क्या, अगर हम बात करें कि अगर हम ये कहें कि हम तुमसे हम जानते हैं, बहुत जानते हैं, लेकिन हम कितना जानते हैं इनके बारे में कैसे पता चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो सामने वाला है, जो भी राम मोहन श्याम गीता जो भी है, उन कहेंगे कि हम तुमसे अधिक जानते हैं। इसका मतलब हमें तुलनात्मक रूप से हम उनसे अधिक जान रहे हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, किसी एक के सापेक्ष हम सभी को तुलना करना है, किसी एक कोण के सापेक्ष। तो हमें 90 के सापेक्ष नहीं कर सकते, ये इनके सापेक्ष ऐसी कोई तुलना हम नहीं कर सकते। तो बच गया क्या, कोण ये और कोण ये, मतलब ए और सी बच गया। तो हम इनको ही मान लेते हैं थीटा और इनके साथ तुलना करते हैं। तो देखिए जब हम इनके साथ तुलना करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, न्यून कोण हो गया, क्योंकि समकोण ये हो गया और ये दोनों मिलाकर के भी 90 का होगा। 90 छोटा है, मतलब तभी ना त्रिभुज त्रिकोण का मान कितना होगा, 180 होगा। जब 180 होगा तो ही तो हम जानते हैं, बच्चे क्लास से जानते हैं कि त्रिभुज त्रिकोण का योग कितना होता है, 180 होता है। ये अकेला 90 हो जा रहा है, मतलब ये दोनों मिलाकर कितना होगा, 90 होगा। तो ये दोनों न्यून कोण हो जाएगा। अब अगर इस न्यून कोण के साथ हम अगर तुलना करें, ठीक है, इनके सापेक्ष बात करें, तो इनके सम्मुख भुजा हो जाएगा वह लंब कहलाता है। क्या होता है, लंब कहलाता है। अब 90 की सम्मुख वाली भुजा, सामने वाली जो भुजा होता है वह कर्ण कहलाता है, जिनको हम एच से लिखते हैं, ठीक है। अब अगर हम कर्ण को एच से क्यों लिखे, इनका अंग्रेजी तो हाइपोटेन्यूस, इसलिए हम एच से लिखते हैं, और लंब का परपेंडिकुलर इसलिए पी से लिखते हैं, आधार को बेस कहते हैं इसलिए हम बेस लिखते हैं। अब बच क्या गया, ये वाली भुजा बच गया ए बी। तो ए बी भुजा को हम आधार कहते हैं और इसको हम लिखते हैं बी से। आशा है कि अभी तक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं तो फिर से समझाते हैं। देखिए इसमें हम कोण ए इनको थीटा मान ले, इनके सम्मुख भुजा लंब हो जाएगा, समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण हो जाएगा। जो बच गया उनको हम क्या सकते हैं, यानी समकोण बनाने वाली भुजा जो होता है नीचे वाली भुजा, वह हो जाएगा आधार। इतना तो हम कह ही सकते हैं। इसमें क्या होगा, अगर हम इस कोण के जो हम कोण मान रखे हैं इस कोण को हम बदल दें, मतलब क्या कि इनको नहीं मान करके हम इनके साथ तुलना करें, तो क्या फिर भी लंब ये रह जाएगा और ये फिर भी एक आधार रह जाएगा। इनका उत्तर है ऐसा नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा। कब बदलेगा, जब हम इन कोणों को, ये न्यून कोण को हम जो तुलना कर रहे उनकी स्थान को परिवर्तन कर दे और हम यह कहे कि इनको मान करके चलते हैं कि ये हमारा न्यून कोण है जिनके सापेक्ष तुलना कर रहे हैं। तो क्या होगा, तो इनके सम्मुख भुजा लंब हो जाएगा। अगर इनको मान के चलते इनके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये कर्ण कभी नहीं बदलता, ये बात याद रखिएगा। जब कर्ण नहीं बदलेगा तो ये कर्ण रहेगा और तब ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। एक आकृति बना करके हम पुनः फिर समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है ना,
और ये आ जाएगा ए बी और सी। हम बोले कि इनको थीटा मान करके नहीं, हम इसको कोण को मान कर चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, होगा क्या, होना भी तो कुछ नहीं था, है ना, पहले भी कुछ नहीं होता। लेकिन ये वाली जो भुजा होगा, सामने वाली भुजा, ये कहलाएगा लंब। क्या कहलाएगा, लंब। और ये कर्ण हमेशा रहेगा, है ना, और ये हो जाएगा आधार। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि ये बदल गया। तो बदला क्यों, क्योंकि थीटा जो है, न्यून कोण जो है, जिस न्यून कोण की हम तुलना कर रहे हैं, उनका तुलनात्मक रूप ही बदल दिए। मतलब कोण को ही हम, ये एक कोण को छोड़ करके हम कोण सी को ही मानने लगे, इनके साथ तुलना करने लगे। तो इस क्रम में क्या हो गया, इनके जो भुजा का नाम है लंब और आधार का, वह बदल गया। ठीक है, तो आशा है इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब इसको दिखाने के लिए इन सबों के बीच एक संबंध है, जिनको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो इस अनुपात में हमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है उनको याद रखना पड़ेगा। और एक चीज़ हम आपको पहले बता देते हैं, हम बच्चे से पढ़ते आए हैं क्या, कि जो समकोण त्रिभुज होता है उनमें सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा जिनको अभी हम कर्ण मान करके चलते हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। ये हम 8th क्लास 7th क्लास में भी पढ़े थे, है ना, आशा है आप भी पढ़े होंगे, नहीं तो 9th क्लास में तो अवश्य ही पढ़े होंगे, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, किसके अनुसार होता है, तो एक पाइथागोरस फॉर्म, पाइथागोरस मतलब क्या है, किसी का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, और उनके नाम से एक नियम दिया गया जिसके अनुसार कहा गया कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हमें बताओ इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन हो जाएगा, ए सी, जिनको हम क्या मान करके चलते हैं, कर्ण मान करके चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग। अन्य दो छोटी भुजा कौन हो जाएगा, ये और ये, है ना, मतलब लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, ये इनका रहा है। और ये किसके अनुसार है, पाइथागोरस अनुसार है, पाइथागोरस के अनुसार, पाइथा के अनुसार। ठीक है, ये रूल काम करता है, आशा है समझ गए होंगे। अब अगर एक बात बताओ, क्या अगर हम इनसे कर्ण निकालना चाहे, अगर ये दो भुजा दे रखा हो, अगर हम कर्ण निकालना चाहे क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसका उत्तर है हाँ निकाल सकते हैं। कैसे, अब हमें कर्ण निकालना है, कर्ण इसको तो निकालना नहीं है, तो हमें क्या करना है कि कर्ण निकालना है, अर्थात सिर्फ कर्ण निकालना है। इनसे हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर हटा देंगे। और हम ये भी नियम हम बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं क्या, जब इन साइड से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो सामने वाला क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और ये आ जाएगा अंदर रूट, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। बात क्लियर है। तो मतलब कर्ण बराबर सूत्र हो जाएगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या अगर हम यह कहें कि कर्ण को निकालने के लिए हमारे पास पाइथागोरस के अनुसार सूत्र है, तो क्या लंब को निकालने के लिए और आधार को निकालने के लिए भी पाइथागोरस प्रमेय के नियम के अनुसार कोई सूत्र है? इसका उत्तर है हाँ है। कैसे कैसे इनको लिख सकते हैं, तो हम इसी को लिख सकते हैं और पक्षांतर करके। कैसे समझाते हैं, जैसे क्या यहाँ लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, तो क्या हम इनमें लंब स्क्वायर के बराबर कर सकते हैं? सोचो, कर सकते हैं। कैसे कि कर्ण स्क्वायर के साथ हम आधार स्क्वायर घटा देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बच जाएगा। मतलब लंब स्क्वायर का फिर रूट हटाएंगे तो सामने बराबर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो हम आपको डायरेक्टली लिख देते हैं क्या, लंब अगर निकालना हो, लंब अगर निकालना हो हमें, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा क्या, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, ये वाला निकल जाएगा, आराम से कर सकते हैं। और अगर हमें आधार निकालना हो, क्या निकालना हो, आधार निकालना हो, तो ये फिर भी यही करेंगे, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। बहुत इजी है, इस तरह से हमें ये चीज समझ में आ गया।
ठीक है।